खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और डेली की तरह सेशन की शुरुआत हम लोग 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो आइए देखें, 4 लाइनें दी गई हैं। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। मतलब हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है प्राप्त करने के लिए, उसमें हमको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो निश्चित ही सफलता हमको प्राप्त होने वाली है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप संस्था पर विश्वास करके शुरुआत से लेकर अंत तक सेशन में बने रहिए। यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैनिक समसामयिकी की सीरीज के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको पता नहीं चलेगा और निरंतर आपका तैयार होता चला जाएगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पुरस्कार सम्मान से है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यहां जो विकल्प दिए गए हैं मित्रों, पहला दिया गया है सावित्री जिंदल, दूसरा डॉक्टर स्वाति पीरामल, तीसरा दिया गया ममता बनर्जी, चौथा दीविता राय। यहां से जो हमारा सही आंसर है मित्रों, विकल्प नंबर भी सही होगा। अब एक प्रश्न आपसे यहां और भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। अगर पूछा जाए कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। यह किसे दिया गया है? तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया। यह भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक के साथ साथ पीरामल फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी कौन है? तो डॉक्टर स्वाति पीरामल। अगर हम बात करें, इससे पहले हाल ही में हमने अभी पढ़ा था शशि थरूर जी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले लता मंगेशकर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब फ्रांस से कुछ अन्य जानकारियां हैं जो कि परीक्षाओं में बनी रहती हैं। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अगर हम बात कर ले यहां फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह सीन नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। अब यहां से हाल ही में कांस फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है इसका समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो पेरिस में किया गया। कहां किया गया? पेरिस में किया गया। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही? तो द पावर ऑफ द डॉग बेस्ट फिल्म रही। साथ ही साथ जूरी मेंबर में कौन भारतीय शामिल हुई? तो दीपिका पादुकोण जो हैं, ये जूरी मेंबर में शामिल हुई। यहां से प्रश्न याद रखिए कि भारत जो है आधिकारिक रूप से एंट्री पाने वाला देश के रूप में कौन देश रहा? तो भारत रहा। यहां से फ्रांस से आपसे पूछा जाता है कि सुरा और सुंदरियों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रांस को सुरा और सुंदरियों के देश के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर लें यहां अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों के रूप में, तो सावित्री जिंदल के बारे में हाल ही में रिपोर्ट आया था कि एशिया की सबसे अमीर महिला के रूप में कौन है? तो सावित्री जिंदल है। अगर हम बात करें यहां पर ममता बनर्जी जी से, तो यहां बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हाल ही में बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आपको याद रखना है ला गणेशन जी जो हैं, ये बंगाल के नए राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें यही बंगाल से, एक प्रश्न और भी चर्चा में रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल मंदिर कहां स्थापित किया जा रहा है? तो बंगाल के नदिया जिले के मायापुरी में स्थापित किया जा रहा है और यह 2024 तक तैयार हो जाएगा। अगर हम बात करें दीविता राय के बारे में, तो हाल ही में मिस
अर्थ का पुरस्कार किसने जीता है? तो दीविता राय ने जीता है। और जो 71वां मिस यूनिवर्स का आयोजन होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो दीविता राय के द्वारा किया जाएगा। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। अब यहां कुछ पुरस्कार हैं जो चर्चा में रहे हैं। अगर हम बात करें रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता जी को दिया गया है और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगर हम बात कर लें बोल्टमैन मेडल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीपक धर जी को सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका की हैं डॉक्टर सिंथिया को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात कर लें यहीं पर हाल ही में व्हीटली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 2022 के लिए? तो चारुतास मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निरंतर आने वाले या बनने वाले प्रश्न हैं, आपको इनको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का आयोजन किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा निर्मला सीतारमण। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का आयोजन किया गया। अब यहां ये लॉजिस्टिक टर्म है, इसका उद्देश्य क्या है? तो माल वाहन की जो ढुलाई होती है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहा जाता है, इसकी लागत को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें ये कब प्रारंभ किया गया तो प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को नई दिल्ली से यह प्रारंभ किया गया। अगर आप याद कर पा रहे हो तो बजट में भी नई लॉजिस्टिक नीति बनाए जाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया था। अब यहां से आपको एक प्रश्न जरूर याद रखना है कि भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री के रूप में है। अब यहां 17 फरवरी से एक प्रश्न और भी, 17 सितंबर से एक प्रश्न और भी याद रखिए। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री के जन्म दिवस अवसर पर महारक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया। यह किस मंत्रालय की पहल है? यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है और इसका उद्देश्य था 1 लाख यूनिट ब्लड को इकट्ठा करना। साथ ही साथ यह कब तक चलेगा? तो 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलने वाला ये महोत्सव है। 1 अक्टूबर को क्यों चलने वाला है? क्योंकि 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें अत्यंत महत्वपूर्ण कि कून्हो नेशनल पार्क हाल ही में खूब चर्चा में रहा है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। कून्हो नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो मित्रों ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें चर्चा में क्यों रहा, क्यों नहीं कि नामीबिया से 8 चीते लाए गए और ये किस नेशनल पार्क में रखे गए हैं? तो ये कून्हो नेशनल पार्क में रखे गए हैं जो कि संबंधित है मध्य प्रदेश से। अब नामीबिया की यहां राजधानी भी याद रखिए, तो विंड हाक नामीबिया की राजधानी है। बात हो रही थी चीते की, तो भारत में विलुप्त प्राय थे, तो आपको यहां ध्यान रखना है किस सन से भारत में चीते नहीं देखे गए या कब से विलुप्त प्राय माने जाते हैं? तो 1952 ईस्वी से भारत में चीते विलुप्त प्राय की श्रेणी में रहे हैं। अब यहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लॉजिस्टिक नीति जो बात हो रही है यह किस मंत्रालय की पहल है? तो आपको याद रखना है कि वाणिज्य मंत्रालय की पहल है लॉजिस्टिक नीति। वाणिज्य मंत्रालय की पहल है ये लॉजिस्टिक नीति। अब यहां के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी।
पीयूष गोयल जी जो हैं, ये वाणिज्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। आपको ध्यान रखना है, पहले इन्हें G20 देशों का जो अध्यक्षता भारत में 2023 में जो G20 का सम्मेलन होना है, इसमें शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया था, परंतु इनके स्थान पे अब किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, इनको आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको दिखाया गया है, साथ ही साथ देखिए लॉन्च ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा IISc शोधकर्ताओं ने किस रोग के लिए एक नई वैक्सीन विकसित किया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर आपको याद रखना चाहिए। जैसे अगर बात करें, पहला विकल्प दिया गया है तपेदिक, दूसरा टिटनेस, तीसरा खासरा और चौथा जो दिया गया है ये कोविड-19। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, ये विकल्प नंबर ए होगा तपेदिक। इसी को टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि क्या भारत में टीबी की कोई वैक्सीन नहीं थी, तो वैक्सीन था, उसका नाम BCG है, और ये किसके लिए? खासकर ये बच्चों में असरदार थी, परंतु वयस्कों में इसका उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। इसी की कमी को पूरा करने के लिए IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं के द्वारा टीबी की नई दवा का इजाद किया गया या नई दवा खोजी गई। अब अगर हम बात करें कि टीबी किस प्रकार से होता है या टीबी किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अब जीवाणु का नाम भी कई बार पूछा गया है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसके जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा टीबी नामक रोग होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें टीबी की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने टीबी की खोज की थी। यहां से एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है कि 24 मार्च को प्रतिवर्ष टीबी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिए, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने कब तक का रखा है? तो 2025 तक का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है टीबी का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ याद रखना है मलेरिया दिवस यह कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहां से आपको याद रखना है कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया भारत के द्वारा? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है मलेरिया उन्मूलन का। आपको ये सारी जो चीजें हैं आपको याद होंगी, लेकिन एक हल्का सा आपको ट्रिक का उपयोग यहां कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं होती हैं जिसमें एक लाइन में पूछ लिया जाता है कि इसमें से जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, या आपसे पूछ लिया जाता है वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो जीवाणुओं से होने वाले रोगों को एक ट्रिक के माध्यम से अगर हम देख लें तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें आपको याद रखना होगा, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये देखिए, पंडित का टीका न्यू है। अब इसमें एक एक शब्दों को देख लीजिए। पा से यहां प्लेग है, प्लेग नामक रोग, और डा से डिप्थीरिया है, और का से यहां मतलब होता है कुष्ठ रोग। साथ ही साथ अगर टी से बात करें तो यहां पर टिटनेस है, और टाइफाइड है, और का यहां मतलब काली खांसी है, और यहां न्यू का मतलब होता है निमोनिया है, और हा जो है इसका आशय जो है हैजा। अब इतनी चीजें अगर आपने याद कर रखा है तो यकीन मानिए, अगर जीवाणु से पूछा जा रहा है तो इन्हीं रोगों में से पूछा जाएगा। प्लेग है, डिप्थीरिया है, कुष्ठ रोग है, टिटनेस और टाइफाइड है, और यहां पर काली खांसी है, और निमोनिया है, हैजा है। आपको पुनः देख लेना चाहिए। पा से यहां प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से आपका हो गया यहां तपेदिक, जिसे टीबी भी कहा जाता है।
टीबी, और का से यहां कुष्ठ रोग, टी से टिटनेस और टाइफाइड, का से काली खांसी और न्यू से निमोनिया, हा से हैजा। ये अगर आपको याद रख है तो आपका प्रश्न जीवाणुओं से होने वाले रोग का गलत होने वाला नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये ट्यूबरक्लोसिस का जो सिम्टम दिखाया गया है ये ट्यूबरक्लोसिस है। तो ट्यूबरक्लोसिस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। अब सारा ट्रिक याद कर लिया आपने, परंतु आपने ये नहीं याद किया कि मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ट्रिक आपका धरा का धरा रह जाएगा और प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसी कारण यह प्रश्न आप जरूर याद रखें कि मानव के किस अंग को प्रभावित करेगा, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ये आपका टीबी जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। यहां देखिए रॉबर्ट कोच का पिक्चर दिखाया गया है जिन्होंने टीबी की खोज की थी। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में ग्रीन फिंच हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न चर्चा में रहे ना रहे, लेकिन जो यहां पर संगठन दिए गए हैं मित्रों हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है और मुख्य बिंदुओं को नोट डाउन जरूर करना है। देखिए पहला दिया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा दिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तीसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा विश्व बैंक। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसी को यूएनईपी इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब होती है, गठन कब होता है? 5 जून 1972 ईस्वी में इसका गठन होता है और इसी के आधार पर प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रख लेना है यही 2022 की विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की थीम क्या है, तो ओनली ऑन अर्थ जो है इसकी थीम है। अगर हम बात कर ले यहां कि इस ग्रीन फिंच हब का उद्देश्य क्या है, तो समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यह किन किन के सहयोग से हो रहा है, तो इंग्लैंड की संस्था साथ ही साथ यूएनईपी के सहयोग से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है या इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण पहली भी संस्था है, आपको याद रखना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको कहा जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। यहां इसका भी यूएनईपी का भी लिख लीजिए, ये नैरोबी ये केन्या की राजधानी है। यहां पर मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, और यहां पर जो यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। अब हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इस वर्ष सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 132वां है। इससे पहले कितना था? 131 इसका स्थान था। आइए अगले प्रश्न को देखें। यहां देखिए दिया गया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ विश्व बैंक को भी देखिए, विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक, और इसके लिए दोनों का समझौता होता है बेटन वुड समझौता, और ये कहां होता है? ये यूएसए में होता है 1944 ईस्वी में। इसी समझौते के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की जाती है। अगर बात करें मुख्यालय की, तो दोनों का मुख्यालय यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, और यह किस नदी के तट पर स्थित है? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ अगर बात करें जुड़वा बहन के नाम से कौन सी दो संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जानी जाती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती हैं। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रमुख हैं, कौन है, तो क्रिस्टीना
क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं, और अगर हम बात करें विश्व बैंक की तो डेविड मालपास जो हैं यहाँ के प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को दिखाया गया है, साथ ही साथ ग्रीन फिंस को भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है। आइए आप साथ बने रहिए, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहिए, यह आपके लिए अत्यंत मददगार साबित होने वाले हैं। देखिए पूछा गया है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। यहां देखिए पहला दिया गया तेलंगाना, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा, चौथा गुजरात। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों यह गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो गांधीनगर में किया जाएगा। 2021 में कहां आयोजन किए जाने की घोषणा की गई थी, गांधीनगर में, लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अगर हम बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं, और आचार्य देवव्रत जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। अब यहां पर बात करें सेमीकंडक्टर की तो पहले से ही हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है चालक, सुचालक और कुचालक। सुचालक और कुचालक दोनों के गुण जिसमें हो उसे कहा जाता है अर्धचालक, और अर्धचालक को ही क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर कुछ उदाहरण भी जानिए, जैसे जर्मेनियम है और सिलिकॉन जो है ये कैसे तत्वों के रूप में जाने जाते हैं, ये सेमीकंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। यहां से आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये बेंगलोर जो है, बेंगलोर ये सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर यही प्रश्न विश्व में पूछा जाए कि विश्व में सिलिकॉन वैली के नाम से या सिलिकॉन घाटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो यूएसए का सैन फ्रांसिस्को जो है ये जाना जाता है, क्योंकि यहां पर चिप निर्माण का कार्य अधिक होता है। अब बात हो रही थी सेमीकंडक्टर की, तो उपयोग भी जाने, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसमें जो उपयोग किया जाता है वो सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम यहां प्रश्न देखें गुजरात से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा कहां की गई, तो गुजरात राज्य के जामनगर में। कहां किया गया, जामनगर में। अगर हम बात करें NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक इकाई स्थापित की जाने की घोषणा की गई, कहां पर, तो ये गिफ्ट सिटी में किया गया। अब गिफ्ट सिटी का संबंध कहां से है, तो गिफ्ट सिटी का संबंध जो है ये गुजरात राज्य से है। साथ ही साथ आपको याद रखना है तैयारी निर्यात सूचकांक में भारत में पहला कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पे है, तो गुजरात राज्य जो है ये पहले स्थान पे है। आपको स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वहां पर आपका आंसर कोयंबटूर होगा। अगर यही प्रश्न उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो वह कानपुर होगा। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। यहां देखिए आपको सेमीकंडक्टर का एक पिक्चर दिखाया गया है, साथ ही साथ आपके जो मुख्यमंत्री हैं कहां के, गुजरात राज्य के, उनका पिक्चर भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। पहला विकल्प हमारा है गोवा, दूसरा अंडमान निकोबार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा केरल। यहां गलत होने का चांस अत्यधिक है, इसी कारण इसे कहा जा रहा है कि आपको जरूर नोट करना चाहिए। यहां विकल्प हमारा सही होगा विकल्प नंबर बी, अंडमान निकोबार। अब यहां दो शब्द हमको ध्यान देना है, स्वच्छ और सुजल। स्वच्छ का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, और सुजल का मतलब हर घर स्वच्छ
स्वच्छ जल, हर घर स्वच्छ जल। अब हर घर स्वच्छ जल जो है इसका उद्देश्य कब तक का है, कब का इसका लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया है, तो 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है हर घर स्वच्छ जल के बारे में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये किस मंत्रालय की पहल है, तो जल शक्ति मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है हर घर जल योजना। साथ ही साथ अगर हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत का पहला प्रमाणित जिला हर घर स्वच्छ जल वाला प्रमाणित जिला कौन है, तो ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पहला राज्य कौन सा है प्रमाणित, तो ये गोवा है। प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है, तो अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। अब अंडमान निकोबार से परीक्षाओं में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको हम देखें या उनका हम लोग शार्ट में एनालिसिस कर लें तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप बड़ी सावधानी से इनको देखिए। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, पहला क्वेश्चन कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है यहां की राजधानी है। अगर हम बात करें यहां के उपराज्यपाल कौन है, तो डी के जोशी जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। अगर हम यहां बात करें कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है, तो आप याद रखिए बैरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और कहां स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार को कौन सी अक्षांश रेखा विभाजित करती है, तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, सैंडल पीक जो है ये सर्वोच्च चोटी का नाम है। आपने इतिहास के पन्नों में सुना होगा काला पानी या इसी के नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल का संबंध किस राज्य से है, तो अंडमान निकोबार से है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी नेशनल पार्क। साथ ही साथ आपको याद रखना है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम माउंट हैरियट था, इसी का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर नेशनल पार्क रखा गया है। ये कहां पर स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार से संबंधित है। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें यहां पर, तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क का क्या नाम है, तो साउथ बटन जो है ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है और कहां पर स्थित है, तो यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, लगभग जब जनजातियों की बात होती है तो यह प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। आपसे पूछा जाता है कि जारवा जनजाति और सेंटेनेलीज जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, या विश्व की सबसे आर्द्र जनजातियों के रूप में कौन सी जनजातियां जानी जाती हैं, तो जारवा और सेंटेनेलीज जानी जाती हैं। और ये कहां पर स्थित हैं, ये अंडमान और निकोबार में स्थित हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। आइए अगले क्रम में देखें, यहां पर एक प्रश्न और छूट रहा है, यहां से आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात कर लें अंडमान से एक लास्ट प्रश्न को, तो भारत का सुदूरतम बिंदु का क्या नाम है, तो इंदिरा पॉइंट है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम कैप कैमोरिन है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ रासद्वीप जिसे पहले रासद्वीप के नाम से जाना जाता था, अब इसी का नाम बोसद्वीप या सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इसका नाम बोसद्वीप रखा गया है। यह कहां से संबंधित है, तो यह अंडमान निकोबार से संबंधित है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे और यकीन मानिए अगर आप प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो अंडमान निकोबार से जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग इन्हीं सारे प्रश्नों में से पूछे गए हैं।
आइए देखिए यहां पर जल मंत्री जो हैं, ये केंद्रीय जल मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और यहां के जो उपराज्यपाल हैं, जैसा कि अभी बात हुई है, डी के जोशी जी को यह प्रमाण पत्र देते हुए दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया 11, दूसरा 21, तीसरा 10, चौथा यहां 16। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये 10% कर दिया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया। अब तेलंगाना से महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम जाने कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं के.सी. चंद्रशेखर राव जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ अगर हम तेलंगाना के गठन की बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो है नए राज्य के रूप में गठित हुआ था। साथ ही साथ पूछा जाता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला का क्या नाम है? तो बेदराम यात्रा है, या कहीं कहीं आपको हेरात पर्व भी दिखाई देगा, और हेरात पर्व का संबंध महाशिवरात्रि से है। इन दोनों में से जो भी आपको दिखाई दे वो आपका प्रश्न सही माना जाएगा, हेरात पर्व या बेदराम यात्रा। साथ ही साथ बथुकम्मा या फूलों का त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो फूलों का त्योहार या बथुकम्मा जो फेस्टिवल है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि झारखंड के द्वारा SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा कितनी कर दी गई है? 77% कर दी गई है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में जारी 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? अगर आप परीक्षाओं का पैटर्न देखेंगे तो युद्धाभ्यास से प्रश्न बनते हैं, साथ ही साथ इंडेक्स आज के जो पैटर्न बना हुआ है इसमें इंडेक्स से भी प्रश्न लगातार बने हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर नोट करिए। तो देखिए विकल्प पहला हमारा दिया गया 4था स्थान, दूसरा दिया गया 37वां स्थान, तीसरा 87वां स्थान, चौथा दिया गया 43वां स्थान। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। अब यहां पर ध्यान देना है कि पहले स्थान पे कौन है? तो वियतनाम जो है ये पहले स्थान पे है। साथ ही साथ याद रखना है यहां पर भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान चौथा है। साथ ही साथ अब यहां कुछ महत्वपूर्ण दी गई है इंडेक्स, तो आपको 37वां स्थान भारत का किसमें है? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 37वां है। अगर हम बात करें 43वां की तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है। अब यहां अन्य महत्वपूर्ण है, अगर हम बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 136 है। अगर बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 है। अगर हम बात कर लें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 150 है। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 85 है। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 120वां है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें यहां ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 135वां कितना है? 135वां है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको दिखाया गया है, और सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी कौन है? तो बिटकॉइन जो है सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। यह किस प्रकार की करेंसी होती है? तो यह वर्चुअल करेंसी होती है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चंद्रमा मिशन पर एक समझौता करने के लिए किस देश ने चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? यहां विकल्प हमारा पहला दिया गया सऊदी अरब, दूसरा भारत, तीसरा रूस, चौथा संयुक्त अरब अमीरात। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा
चंद्र मिशन के लिए आपसी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। अब अगर हम बात करें यहां पर सऊदी अरब की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी, क्या राजधानी है? अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। अगर हम बात कर ले यहां चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। अगर सांस्कृतिक राजधानी के बारे में बात की जाए तो चीन की सांस्कृतिक राजधानी जो है यह शंघाई है। साथ ही साथ चीन जो है, चीन और ये दोनों जो देश सऊदी अरब है, ये दोनों देश जो हैं एशिया महाद्वीप के देश हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो वो एशिया महाद्वीप के चीन में पहले स्थान पे और भारत में दूसरे स्थान पे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। साथ ही साथ यहां बात हो रही है अंतरिक्ष स्टेशन की, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने की घोषणा किस देश ने किया है, तो रूस के द्वारा अलग होने की घोषणा की गई। अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कब बनाया, की स्थापना कब की गई थी, तो 1998 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, नासा है। क्या नाम है दोस्तों, नासा है। इसका जो स्थापना है ये 1969 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात करें जापान की जो राष्ट्रीय एजेंसी है इसका नाम जाक्सा, क्या नाम है, जाक्सा है। अगर हम बात करें कनाडा की, तो ये इसका कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी है। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन अंतरिक्ष एजेंसी है। और आपको याद रखना है रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम रासकास मास है। और इसी से इन्होंने अलग होने की घोषणा की है। रूस ने अलग से अपनी अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है 2024 तक। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं, आइए इसको देखें। तो देखिए यहां आपको यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे यूएई के नाम से जाना जाता है, इसका पिक्चर, साथ ही साथ चंद्र मिशन के बारे में दिखाया गया है। आपको याद होगा होप मिशन किस देश का मिशन है, तो होप मिशन जो है यूएई का मिशन है। अब अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही थी, तो भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है, इसरो। इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और इसके प्रमुख कौन है, तो शोभनाथ जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। पहले कौन थे, विक्रम साराभाई थे। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। साथ ही साथ आपको DRDO को याद रखना है। इसकी स्थापना कब, 1 जनवरी 1958 ईस्वी में किया गया था। साथ ही साथ इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है, समीर कामत जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जी सतीश रेड्डी जी के स्थान पर समीर कामत जी को DRDO का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नो बैग डे नियम लागू किया है। यहां पहला देखिए गोवा दिया गया है, दूसरा उत्तराखंड दिया गया, तीसरा बिहार, चौथा गुजरात। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही होगा, बिहार। अब बिहार से संबंधित ये है। और इस नो बैग डे नियम का मतलब क्या है कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन बिना बैग के स्कूल जाने की व्यवस्था जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो खेल में बच्चों की रुचि को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ बच्चों के बैग के बोझ को कम करने के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार यह प्रारंभ किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का गठन 1912 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो 8वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है इन्होंने हाल ही में। और उप मुख्यमंत्री के रूप में आरजेडी के जो नेता थे तेजस्वी यादव, इन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत में साक्षरता दर सबसे कम कहां है,
तो ये बिहार राज्य में है। अगर अधिकतम की बात करें तो साक्षरता दर अधिकतम कहां है, ये केरल राज्य में है। अब बिहार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा कहां स्थापित की जा रही है, तो बोध गया में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें गंगा डाल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहां की गई है, या इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। अगर हम बात कर ले यहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य से संबंधित है। आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है कि नई शिक्षा नीति किस आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। पहली शिक्षा नीति कब बनी थी, 1986 ईस्वी में बनी थी, और 34 वर्षों के बाद पहली बार संशोधन करके नई शिक्षा नीति लागू की गई। आपको याद रखना है प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है। और उच्च शिक्षा में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये गोवा जो है ये पहला राज्य के रूप में है। ये सारे प्रश्न आपको जरूर नोट डाउन करने चाहिए, इन सारे प्रश्नों से आपको लाभ जरूर होगा। इसी क्रम में यहां देखिए ये नो बाइक डे के रूप में जो मनाए जाने की घोषणा की गई है बिहार राज्य के द्वारा, इसका एक पिक्चर दिखाए जाने की कोशिश की गई है। और लास्ट में यहां 2 शब्द के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। देखिए लिखा गया है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने से मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मतलब जो आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके बस की बात नहीं है, तो यकीन मानिए अगर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो सबसे बड़ी खुशी आपको उसी दिन प्राप्त होगा जिसके लिए आपको कहा गया था कि ये आपके लिए बना हुआ नहीं है। मेरे द्वारा या चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।